हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2026 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मैंने इससे पहले रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2026 के रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवाया है। रेलवे एएलपी सीबीटी 1 2026 के रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवाया है। रेलवे ग्रुप डी जो 101 शिफ्टों में जो एग्जाम होते उसके भी कुछ सेटों को मैंने सॉल्व करवाया है, ठीक है। और रेलवे टेक्नीशियन के सवालों को भी मैंने सॉल्व करवाया है। तो आप लोग मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर चले जाइएगा, आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 17 मार्च 2026 शिफ्ट 3। दोस्तों इससे पहले मैंने 17 मार्च 2026 का शिफ्ट 2 भी डाला है, शिफ्ट 1 भी डाला है और 16 मार्च का शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 भी डाला हुआ है। आप लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। कथन निष्कर्ष का सवाल है। कथन कह रहा है सभी खरगोश याक है। सभी खरगोश क्या है? सभी खरगोश आपका क्या कह रहा है? याक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सभी याक वेल है। सभी याक क्या है? वेल है, वेल, ठीक है। सभी याक वेल है। और क्या कह रहा है? कोई भी वेल शार्क नहीं है। कोई भी वेल क्या है? कोई भी वेल शार्क नहीं है, ठीक है। शार्क नहीं है, ठीक। तो वेल का कोई भी हिस्सा आपका शार्क में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमसे जो है कथन तो हमसे कह दिया है। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष है कोई भी खरगोश शार्क नहीं है। दोस्तों कोई भी खरगोश शार्क नहीं, ये कह रहा है। आइए चेक करते हैं। जब दोस्तों सभी खरगोश याक है और सभी याक वेल हैं तो सभी खरगोश क्या होंगे? वेल भी होंगे, ठीक है, होंगे। तो जब कोई भी वेल का हिस्सा शार्क में नहीं आएगा तो कोई भी खरगोश का हिस्सा भी शार्क में नहीं आएगा। तो पहला एकदम फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ वेल क्या खरगोश है? दोस्तों जब सभी खरगोश याक हैं, सभी याक वेल हैं तो सभी खरगोश भी वेल होंगे। और जब सभी खरगोश वेल हैं तो कुछ जो वेल होंगे ना वह खरगोश भी होंगे, बिल्कुल होंगे। दोनों आपका इसमें क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं? आपका अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। आज के सेशन का दूसरा नंबर सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार एफ के ईपी का संबंध ई आई डी एल से है। इसी प्रकार जे एम एस टी का संबंध आई के ईपी से समान तर्क का अनुसरण करते हुए पी क्यू एन डब्ल्यू का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों मैंने यहाँ पे सवाल लिख के रख दिया, आइए मिलाते हैं। एफ से क्या हो रहा है? ई हो रहा है। दोस्तों एफ से ई यानी कि -1 हो रहा है। उसी तरीके से जे से आई हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। उसी तरीके से पी से जब आप -1 करेंगे तो ओ आ जाएगा, ठीक है। अब के से आपका आई जा रहा है। के होता है 11 पे, आई होता है 9 पे, -2 हो रहा है। यहाँ पे एम से के हो रहा है, एम होता है 13 पे, के होता है आपका 11 पे, -2 हो रहा है। सेम टू सेम क्यू से भी जब आप -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका ओ ही तो आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको जब आप मिलाएंगे तो -2 करेंगे तो क्यूब 17 पे होता है और -2 करेंगे तो 15 पे ओ आता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है? ओ से आपका ई से आपका बी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ई होता है 5 पे, बी होता है 2 पे, -3 हो रहा है। उसी तरीके से एस से ई हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एस से ई एच 8 पे होता है, ई कितना पे होता है? 5 पे होता है, तो -3 हो रहा है। सेम टू सेम यहाँ से भी जब आप -3 करेंगे एन से तो एन होता है 14 पे, 3 करेंगे 11 पे, क्या होता है? के होता है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ ओ के, ठीक है। ओ ओ के सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। बहुत अच्छे सवाल भी आए हुए हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कोई सवाल में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। आज के सेशन का तीसरा नंबर सवाल। 7 व्यक्ति KLM N PQR एक गोल मेज के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मैंने यहाँ पे 7 व्यक्तियों को बैठा लिया केंद्र की ओर अभिमुख करा के। जब कोई व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता है तो उसका घड़ी की दिशा में लेफ्ट हो जाता है और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है।
और हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा दोस्तों, जिससे कि आपका सवाल जल्दी सॉल्व होगा। आइए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्यों n के बाय से तीसरे स्थान पर है? n के बाय, n को मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ n को, n के बाय से, n के बाय तीसरे 1 2 3, क्यू जस्ट उसके सामने हो जाएगा, ठीक है। n के बाय तीसरे n की, n को मैंने यहाँ बैठाया तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे 1 2 3 जस्ट उसके सामने हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एम आर के बाय से दूसरे स्थान पर बैठा, ठीक है। एम आर के बाय से दूसरे स्थान पर बैठा, इसको एम आर के बाय से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? एन है। एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? आपका एन है ना। तो एल को मैं जस्ट एन के बाएं तरफ बैठा रहा हूँ, और जो एम को है जस्ट मैं एन के दाएं तरफ बैठा रहा हूँ। इसमें भी मैं वैसे ही बैठा लेता हूँ, ठीक है। यही तो कहा है ना कि ये देखिए एल और एम, ये एल है ना, ये क्या है? एल 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 है, एल एल है। ये एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? एन है। देखिए एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी एन है। अब क्या कह रहा है आगे, के क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो के यहाँ पे तो नहीं बैठेगा, ठीक है। ना के यहाँ पे बैठेगा ना यहाँ पे बैठेगा, तो के यहीं पे बैठेगा, ठीक है। अब जो पहला लाइन हमने छोड़ा था उसको यूज कर लेते हैं। एम आर के बाय से दूसरे स्थान पर बैठा है। एम आर के बाय यानी कि आर के बाय दूसरे, यानी कि आर जो होगा वो के और क्यू के जस्ट बीच में आ जाएगा, ठीक है। और जो बंदा नहीं आया है, इसमें कौन नहीं आया है? के बैठ चुका है, के बैठ चुका है, एल बैठ चुका है, एम एन ओ नहीं बैठा तो ओ यहाँ पे आ जाएगा। ओ दिया है क्या? ओ नहीं दिया है, पी दिया है, ठीक है। ये देखिए पी दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पी आ जाएगा। मैं सोचा ओ भी दिया है तो ओ मैं इसलिए कर रहा था। ओ नहीं दिया, पी दिया है तो पी ही नहीं बैठा तो पी यहाँ पे आ जाएगा एल और क्यू के बीच में। अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। पी के दाएं गिनती करने पर, दोस्तों पी कहाँ पे? यहाँ पे है। पी के दाएं यानी कि डायरेक्शन यह हो जाएगा। पी के दाएं गिनती करने पर पी और एम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? दोस्तों एम यहाँ पे बैठा है, उसके बीच कौन कौन बैठा है? पी के दाएं गिनती करने पर पी और एम के बीच एक आपका एल बैठा है, एक आपका एन बैठा है, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में बियर को 8246 के रूप में कोडबूट किया जाता है और CAST कास्ट को 3851 के रूप में कोडबूट किया जाता है। दी गई कोड भाषा में अकेली कोड क्या होगा? दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी ए कॉमन है बियर में, और कास्ट में भी ए कॉमन है, ठीक है। तो इसका भी जो कोड में जो कॉमन होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों 8 क्या इसमें है? क्या इसमें भी है? जी हाँ है। तो 8 ही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के सवाल का जबरदस्त सवाल है ये, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इस तरीके की सवाल पहली बार आया है। 3 स्टार सवाल है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोग अगर मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर जाएंगे तो मैंने इस सवाल को पहले भी अलग से सिर्फ एक वीडियो में मैंने इसी सवाल को सॉल्व करा के डाला है, ठीक है। दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों ABCDEFG एक गोल मेज के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में बैठे हो। मैंने यहाँ पे 7 व्यक्तियों को बैठा दिया है। आपको पता ही होगा जब कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठता है तो उसका जो घड़ी की दिशा में क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है, होता है ना लेफ्ट, ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट हो जाता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है अब हम देख लेते हैं। दोस्तों कह रहा है बी के दाईं ओर गिनने पर बी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। बी के दाईं ओर गिनती करने पर बी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं, यहाँ से यूज करते हैं। सी के दाईं ओर गिनने पर ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी के दाईं ओर, ठीक है। सी के दाईं ओर गिनती करने पर, सी के दाईं ओर यानी कि सी यहाँ पे मैंने बैठा लिया, इसके दाईं ओर गिनती करने पर यानी कि डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 बाद ई बैठा है, ठीक है। यही तो पूछा है ना, यही तो बोला है। सी के दाईं ओर गिनती करने पर ई और सी के बीच केवल, अच्छा 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये देखिए 3 व्यक्ति ना, ठीक है। 3 व्यक्ति बैठे हैं, बैठा देते हैं। सी के जस्ट सामने ई बैठेगा, ठीक है। सी के जस्ट सामने क्या बैठेगा? ई बैठेगा, ठीक है।
अब क्या कह रहा है आगे, डी सी के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है। अब आगे क्या कह रहा है कि डी सी के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा, सी के दाई और ठीक पड़ोस में कौन बैठा है, डी बैठा है, यानी कि सी के ठीक दाई और पड़ोस में डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे आ गया। अब क्या कह रहा है, एफ ए के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है, एफ ए के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है। इसको अभी हम होल्ड करते हैं। अभी हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमने शुरुआत में लाइन छोड़ा था, बी के दाई और गिनने पर बी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, बी के दाई और गिनने पर बी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि बी यहाँ पे आ जाएगा, सी के बाएं दूसरे बी बैठेगा, तभी तो दोस्तों बी के दाई और जब आप गिनती करेंगे तो बी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठ रहे हैं ना, देख लीजिए, यही तो कहा है, बी के दाई और गिनने पर बी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ये देखिए, बी के दाई और गिनती करेंगे तो एक और दो, सी बैठा है। ठीक है, सी, और ये गैप यहाँ पे एक जन कोई आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब जो हमने लास्ट में जो लाइन हमने छोड़ा था, ये जो है एफ ए के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है, एफ ए के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है, इसका अर्थ यही है कि एफ और ए के बीच में कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, एफ जस्ट ए के दाई और पड़ोस में ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, एफ जस्ट ए के दाई और पड़ोस में, यानी कि दोस्तों एफ जो है वो ई के जस्ट बाएं बैठा है और ए के जस्ट दाएं बैठा है। ठीक है, ये हमने सेटिस्फाई करा दिया। अब यहाँ पे कौन नहीं आया है, तो जी, जी जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी और बी के बीच में जी आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी यहीं पे तो घुमाया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ना ये जो स्तंभ एक व्यक्ति देख रहे हैं ना, स्तंभ एक के नीचे जी लिखा है फर्स्ट में, फिर सेकंड में ई लिखा है, फिर थर्ड में ए लिखा है और फोर्थ में सी लिखा है। ठीक है, और स्तंभ दो में उसके ठीक दाई और पड़ोस में बैठा व्यक्ति जी डी, जी का कोड डब्ल्यू, डी का कोड आप लोग का एक्स, एफ का वाई, बी का जेड। ठीक है, तो अभी हमको जी के जस्ट बाई और कौन बैठा है, आइए देखते हैं। ठीक है, जी के ये बाई और कौन बैठा है, सी बैठा है ना, तो सी का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए तो सी का कोड जेड है ना, तो सी के नीचे क्या आ जाएगा, जेड आएगा, जेड। ठीक है, उसके बाद हमसे यही पूछा था ना, जी के बाय कौन है, जी के बाय आपको दिखा सी है, अब सी का कोड क्या है, जेड है, सी तो जेड में दिया है ना, इसलिए मैंने जेड नीचे लिख दिया है कोड को। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरा ऑप्शन में ई दिया है ना, तो अब ई को देखिए तो ई, ई कहाँ पे दिया है, ये ई के जस्ट बाय कौन है, ई के जस्ट बाय कौन है, एफ है ना, ई के जस्ट बाय एफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, और एफ का कोड क्या है, देखिए तो एफ का कोड वाई है ना, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे जो है हमसे पूछ रहा है कि आगे तीसरा वाला में देखिए, तीसरा वाला में स्तंभ में व्यक्ति के नीचे थर्ड में ए लिखा है। अब ए का बाय कौन है दोस्तों, ये देखिए, ए के, ये जो ए है ना, ए के बाय कौन है, डी है। ठीक है, ए के बाय कौन है, डी है। ठीक, ए के बाय डी है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये डी आ जाएगा। अब डी का कोड क्या है, देखिए तो डी का जो कोड है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है। अब लास्ट वाला हमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट चौथे वाले ऑप्शन में सी दिया है। ठीक है, अब सी दिया है, तो यहाँ पे ये देखिए सी कहाँ पे है, यही है ना आपको, तो सी तो यही है, सी के जस्ट बाय और कौन है, जी है। ठीक है, सी के बाय और कौन है, जी है। तो बस उत्तर हमारा सॉल्व हो चुका है। जी का कोड क्या दिया है, जी का कोड क्या दिया है, जी का कोड क्या दिया है, जी डब्लू में है तो डब्लू आ जाएगा जी के नीचे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, क्या फर्स्ट का जेड दिया है, नहीं, फर्स्ट का एक्स दिया है, पहला कैंसिल, दूसरे में वाई दिया है, ये भी कैंसिल, तीसरे में डब्लू दिया है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन डी जो है देखिए यही हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। देखिए फर्स्ट का जेड दिया है, सेकंड में वाई दिया है, थर्ड में एक्स दिया है, फोर्थ में डब्लू दिया है। ठीक है, तो ये बेहतरीन सवाल था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा होगा सपोर्ट करिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, डायरेक्शन का सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। पवन बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उत्तर यानी कि नॉर्थ में वह 25 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है
कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति उत्तर के मुख करके चलता है और वह जब अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने पूरब दिशा आएगा, पूरब दिशा में वह 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब कह रहा है इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर चलता है। जब कोई पूरब की ओर मुख करके चलता है और वह जब अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दक्षिण यानी कि साउथ दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 32 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है 26 किलोमीटर चलता है। जब कोई दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा है और वह जब अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वो 26 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलकर बिंदु पी पर रुक जाता है। जब कोई पश्चिम की ओर मुख करके चल रहा है और वह अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 7 किलोमीटर चल के बिंदु पी पर रुक जाता है। अब कहा है कि ये देखिए बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सेम डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। ये जो नॉर्थ का 25 किलोमीटर है यानी कि उत्तर का 25 किलोमीटर और ये उत्तर का 7 किलोमीटर दोनों जुड़ जाएगा 32 किलोमीटर, और जुड़ के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि साउथ इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साउथ और साउथ यानी कि दक्षिण और उत्तर यानी कि नॉर्थ दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 32 किलोमीटर ये उत्तर का, 32 किलोमीटर दक्षिण से घट गया। अब यहाँ पे बच गया आपका ईस्ट यानी कि पूरब का 15 किलोमीटर, वेस्ट यानी कि पश्चिम का 26 किलोमीटर। ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों को जब आप घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 किलोमीटर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है तो इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11 किलोमीटर पूरब, यानी कि आपको अगर स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है तो आपको 11 किलोमीटर पूरब दिशा में चलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से एक समान है, इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से उस ग्रुप से संबंधित कौन नहीं है। ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन ढूंढना है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रख दिया, आइए ढूंढते हैं इनमें से कौन अलग है। ठीक है, तो के से एफ हो रहा है, के से एफ यानी कि के होता है 11 पे, एफ होता है कितना पे, 6 पे, माइनस का 5 हो रहा है। एफ से एन हो रहा है, एफ होता है 6 पे, एन होता है 14 पे, प्लस का 8 हो रहा है। दूसरा ऑप्शन में ई से सी हो रहा है, माइनस का 2, सी से एच हो रहा है यानी कि प्लस का 5। ऑप्शन सी में एम से के यानी कि एम 13 पे, के होता है 11 पे, माइनस का 2 हो रहा है। के से पी यानी कि के 11 पे, पी होता है 16 पे, प्लस का 5 हो रहा है। डब्ल्यू यानी कि 23 पे होता है और यू होता है 21 पे, माइनस का 2, यू होता है 21 पे, जेड होता है 26 पे, प्लस का 5। आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए में -5 + 8 हो रहा है, यही हमारा भिन्न है। बाकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में -2 + 5 हो रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीरीज का सवाल है, 7 से 11 हो रहा, 11 से 19, 19 से 31, 31 से 47। तो पहले क्या हो रहा, 7 से 11 प्लस का 4, फिर 11 से 19 प्लस का 8, फिर 19 से 31 प्लस का 12, फिर 31 से 47 प्लस का 16। अब फिर अगला क्या होगा, 4 का पहाड़ा पड़ रहा है, पहले 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, फिर 4 दूना 4 गुणा 3, 12, 4 चौको 16, अब 4 पंचे 20 हो जाएगा, प्लस का 20 आपको जोड़ना है। तो 47 में जब आप प्लस का 20 जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि श्रृंखला के सभी संख्याएं हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा 22 से 8वां होगा। आपको इस सीरीज में ये बाएं तरफ है और ये आपका दाएं तरफ है। ठीक है, सीरीज में आपका प्रतीक दिया है, अक्षर दिया है और आपका संख्या दिया है। आपसे कह रहा है कि सभी संख्या को हटा दिया जाए, यानी कि आपको संख्या को इस सीरीज से हटा के सिर्फ गिनती क्या करना है, प्रतीक और अक्षर का। तो 22 से 8वां क्या होगा, सबसे पहले @ है, फिर कॉपीराइट है, फिर ये भी प्रतीक है, फिर ई है 4, ठीक है, 8 9 को नहीं गिनना, फिर एक्स है, फिर कॉपीराइट है, फिर 7 6 9 4 को नहीं गिनना, एस और ये एन। ठीक है, तो 8वां 22 से एन हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट सवाल यानी कि 10वां नंबर सवाल डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। प्रश्न है, 5 वृक्ष L, M, N, T और V प्रत्येक की लंबाई भिन्न है,
कौन सा वृक्ष सबसे छोटा है? कथन पहला में क्या रहा है? एन एल से लंबा है। एन क्या है आपका? एन जो है वो एल से लंबा है। ठीक है, पहला कथन में ये कहा है। दूसरा कथन में कहा है बी एन से लंबा है, एम केवल एक वृक्ष से छोटा है। डी जो है वो कौन है? एन से छोटा है, बी एन से बड़ा है, एन से लंबा है और एम केवल एक वृक्ष से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो कहीं से भी हमको यहाँ पे 5 वृक्ष है, एल एम एन टी भी, और हमसे पूछा है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, यहाँ पे तो कह रहा है कि एन एल से लंबा है और बी एन से लंबा है, एम केवल एक वृक्ष से छोटा है। हमको यहाँ पे टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, जब टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो हम ये नहीं बता सकते कि इन 5 में सबसे छोटा कौन। हमको ये पता है कि एन एल से लंबा है और दूसरा कथन में कहा है बी एन से लंबा है। ठीक है, बी एन से लंबा है और जो है एम केवल एक वृक्ष से छोटा है। एम केवल एक वृक्ष से छोटा, लेकिन वो किससे छोटा है हमको ये नहीं पता चल रहा है, और ना ही टी के बारे में हमको कोई भी जानकारी इसमें नहीं दिया है। इसीलिए हमारा दोनों कथन को लेकर भी हमारा उत्तर नहीं निकलेगा। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों में एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो मैंने यह सवाल भी आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, तो उसमें कि मैंने 10 सवाल सॉल्व करवाए हैं 17 मार्च 2026 से 3 के 10 सवाल। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, जिसमें कि और मैं 10 सवाल सॉल्व करवाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे 10 सवाल समझ में आए होंगे। मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेकर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।